नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। राहुल गांधी की दिल्ली के सीलमपुर की रैली में जिस तरीके से ड्रामा हुआ, या फिर ये कहें ड्रामा किया गया, या फिर ये कहें कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता था कि राहुल गांधी की सीलमपुर में रैली है? या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहीं पता था कि दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली है? ये जो हुआ है दिल्ली के सीलमपुर में, क्या जानबूझकर कराया गया है, या फिर राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, या फिर राजनीति में दिल्ली के चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए, या फिर ये कहें कि अपने समीकरण बनाने के लिए ये सब किया गया, या फिर चुनाव महत्वपूर्ण है, किसी की जिंदगी नहीं? क्या इस सरकार की नज़र में चुनाव ही महत्वपूर्ण है, किसी की जिंदगी नहीं? या फिर ये कहें कि इस बीजेपी सरकार को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, ना कि किसी और से? जो दिल्ली के सीलमपुर में हुआ है, शायद पहले कहीं नहीं हुआ होगा, ना ही सुना होगा। जो सीलमपुर में हुआ वो पहले कहीं नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी नेता को सुनने के लिए जो भीड़ पहुंचती है, या भीड़ इकट्ठा होती है, या उस भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उस पब्लिक को, उस भीड़ को या उस जनता को तब तक रोक के रखा जाता है जब तक उस पार्टी के नेता की, या जिस नेता के लिए वो भीड़ बुलाई जाती है, या वो जनता जो बुलाई जाती है, जब तक उसका भाषण नहीं हो जाता है, जब तक वहीं पर भीड़ को किसी ना किसी तरीके से रोक कर रखा जाता है। मगर सीलमपुर में जो हुआ वो एक आश्चर्यजनक था। जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली में आई भीड़, जो कि सीलमपुर में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को देखकर, या ये कहें कि लाइव स्थिति जानकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब कराया है कि राहुल गांधी की रैली को फ्लॉप करना था, या फिर राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था। जिस तरीके से वहाँ सीलमपुर में आई भीड़ को, आई जनता को पहले मैदान से निकाला गया, एक एक करके मैदान को खाली कराया गया, और पूछने पर हवाला दिया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इन सबको पहले बाहर निकाला जा रहा है, फिर बाद में इनकी जांच होगी, तब इनको अंदर लाएंगे। हम आपको इस घटना का वीडियो भी दिखाते हैं, आप पहले ये वीडियो अवश्य देखें। राहुल गांधी की सुरक्षा महत्वपूर्ण निसंदेह है, लेकिन आज यहाँ सीलमपुर में सभा थी और भारी भीड़ आ चुकी थी, बैठ चुकी थी। अभी उस भीड़ को वापस निकलना पड़ रहा है। इनका, पुलिस का कहना है कि सुरक्षा जांच के बाद ही हम अंदर प्रवेश करने दे सकते हैं। तो पब्लिक जो है एक बार बाहर निकल रही है अभी, और उसके बाद सुरक्षा जांच के बाद फिर आएगी। अगर दिल्ली पुलिस ने यह काम पहले कर लिया होता तो ज्यादा आसान हो सकता था कि ये पब्लिक को निकाला जा रहा है। पब्लिक अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी तादाद में राहुल जी के इस्तेमाल के लिए जाफराबाद, सीलमपुर के तो तमाम जगह के लोग आए हुए हैं, और ये बाहर जाने के बाद पब्लिक अंदर रह रही है, समझे ना? अच्छा, तो आप लोगों से क्या कहा गया? जांच कराई जाएगी? कैसे जांच कराई जाती है, 5:30 बजे का टाइम है। ये तो पहले ही करा लेना चाहिए। जिस तरीके से पब्लिक को बाहर निकाला जा रहा था इस वीडियो के अंदर, फिर बात कही गई कि पब्लिक को या जनता को, जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उसकी जांच करके अंदर लाया जाएगा। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। या तो उस भीड़ को देखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह घबरा गए, या फिर भीड़ को बाहर निकालकर बाद में भीड़ अंदर आने पर उतनी भीड़ अंदर नहीं आ पाएगी
तो खाली कुर्सियों का वीडियो बनवाकर वीडियो वायरल करने का विचार हो, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या गृह मंत्री अमित शाह की या योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां के भीतर कुर्सियां खाली रह गई, क्या उस तरह का वीडियो बनवाने का या वीडियो वायरल करने का कोई विचार था? या फिर ये कहें कि देश की सुरक्षा कर्मी जो राहुल गांधी की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगी हुई है, या जो दिल्ली पुलिस है, जो कि कहीं भी कोई रैली होती है, कोई प्रोग्राम होता है सुनिश्चित, तो वहाँ पहले उसकी जांच की जाती है, अच्छे से निगरानी की जाती है। क्या वहाँ जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने जो हवाला दिया है, या ये कहें कि अमित शाह की पुलिस ने जो हवाला दिया है कि सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, तो क्या बिगड़ जांच के जो अंदर गए लोग, क्या वहाँ कुछ लेके नहीं जा सकते थे? क्या पहले या कुछ लेके नहीं गए होंगे? क्या एक एक करके उन कुर्सियों को भी देखा गया होगा कि कुर्सियों के नीचे कुछ है या खाली है या नहीं है? क्यों? और जब बात सुरक्षा की आती है, तो जो प्रोटोकॉल की जब बात आती है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरी भीड़ में किसी बच्चे को बुलाते हैं, तो क्या वहाँ प्रोटोकॉल होता है? क्या जो तस्वीर लेकर जो बच्चा जाता है या कुछ उपहार लेकर जो बच्चा देश के प्रधानमंत्री के पास जाता है, क्या उन सब की जांच होती है? क्या यही प्रोटोकॉल होता है? या फिर ये सब कुछ जानकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले चुनावों को या उनका आंकड़े उठाए जाएं या उनके रिजल्ट उठाए जाएं, जिस तरीके से 4 से 5% पर कांग्रेस है और 40 से 41% पर जो बीजेपी है, 52-53% पर जिस तरीके से आम आदमी बनी हुई है, क्या यहाँ दिल्ली के भीतर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है? क्या बीजेपी ने या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानबूझकर कराया कि भीड़ में अफरा तफरी मचेगी, भीड़ बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी, तो इससे राहुल गांधी की पॉपुलरिटी जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और एक जो आम आदमी का वोट है क्या वो कटेगा? क्या अगर 10% या 12 या 15% आम आदमी का वोट कटता है और कांग्रेस वहाँ 4-5 से 20 या 22 पर आ जाती है, तो क्या बीजेपी इस समीकरण को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ सरकार बनाने की भूमिका में है? या फिर जिस तरीके से बीजेपी हमेशा दो धड़े की बात करती है, दो मोर्चों की बात करती है, कभी तीसरे मोर्चे की बात नहीं करती है, क्या दिल्ली में तीसरा मोर्चा बनाकर या कांग्रेस को जो तीसरा मोर्चा बनाकर वह चुनाव जीतने की स्थिति में है? या फिर ये कहें कि अमित शाह ने तीसरा मोर्चा बनाने के चक्कर में खुद सेल्फ गोल कर बैठे? ये सेल्फ गोल बीजेपी के लिए भारी हो सकता है क्या? जिस तरीके से अमित शाह ने सेल्फ गोल किया है अपनी सरकार बनाने के लिए, क्या ये वही 2013 वाली स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर कांग्रेस जो अमित शाह चाहते हैं कि 12-14-15% आम आदमी का वोट कट के जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है या होता है, और बीजेपी का 1-8% अगर कटता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी, मगर सेल्फ गोल में क्या कांग्रेस तीसरा मोर्चा बन के उस स्थिति में आ जाएगी कि कोई भी दल बिगर किसी के सहारे से दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगा? या फिर ये कहें कि जो 4 से 5% कांग्रेस का जो वोट है जो था मिला था, क्या 8 से 10% जो कि आम आदमी की तरफ जो ट्रांसफ़र हो रहा था कि बीजेपी से निजात पाने के लिए, क्या वो 8-10% कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है? तो क्या कांग्रेस 25-26% पर जो पहुंचती है? या ये कहें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 25-26% लगभग 50-50 होते हैं, तो क्या बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है? या फिर ये कहें कि शीला के कार्यकाल को याद रखने वाले लोग जो केजरीवाल से भी परेशान होकर जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं या जो बीजेपी से परेशान आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हैं, क्या वो दोनों का वोट बैंक अगर बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी से छिटक कर कांग्रेस की तरफ जाता है, तो क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ सकती है
कि उस सरकार बनाने में कामयाब हो पाए, या फिर जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी या अमित शाह खुद को चाणक्य कहते हैं, क्या वो हर जगह दूसरा जो 2 मोर्चों की जो बात करते हैं, यूपी में जिस तरीके से 2 मोर्चे की जो बात की कि पहले दलितों को या उन वंचित वर्गों को लाभार्थी बनाया, बाद में धर्म के नाम पर उनका वोट पाया। यूपी में 2 मोर्चों की बात होती है। क्या जिस तरीके से लोकसभा में संविधान के नाम पर राहुल गांधी ने अच्छा परफॉर्म किया, समाजवादी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या वही स्थिति संविधान के नाम पर दिल्ली के भीतर भी देश के चाणक्य या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के विपरीत जा सकती है? जिस तरीके से 2013 में जिस संघ के सहारे, जिस बीजेपी के सहारे केजरीवाल ने पैर जमाए थे, जो कि बिगर किसी शोरगुल के या बिगर हल्ला के जिस तरीके से सरकार बनाई थी, कि कांग्रेस आज उस स्थिति में आ खड़ी हो गई है कि दिल्ली के भीतर कांग्रेस सरकार बना सकती है जिस तरीके से 13 में केजरीवाल ने बनाई थी, या फिर जो रणनीति अमित शाह ने केजरीवाल के खिलाफ बनाई है, क्या उस तरीके से अमित शाह की रणनीति कामयाब होकर क्या दिल्ली में काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी बड़ी सूखा के बाद, या ये कहें कि लगभग 30 साल के बाद बीजेपी वापसी कर पाएगी? जहाँ तक बात करें तो पहला जो लास्ट चुनाव 93 के आसपास बीजेपी ने जीता था, सरकार 98 तक रही थी, कि 93 से और आज 25 चल रहा है, लगभग 31-32 साल बाद क्या वो सूखा खत्म कर पाएगी बीजेपी, या फिर केजरीवाल सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या फिर जिस तरीके से अमित शाह तीसरा धड़ा बनाकर सरकार बनाने की सोच रहे हैं, क्या वहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं? या फिर 27 के चुनाव में यूपी में भी अगर दिल्ली में संविधान वाला मामला या राहुल गांधी की संविधान की बात और कामयाब हो पाती है या सरकार बनाने के आसपास पहुंच पाती है, तो क्या बीजेपी जो कि मायावती को साइलेंट कर रखा है, क्या उसको फिर चुनावी मैदान में तीसरा धड़ा बनाया जाएगा कि संविधान के नाम पर कांग्रेस या समाजवादी की तरफ वोट ना जाए, उस वोट को मायावती की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या वही स्थिति फिर यूपी में तीसरा धड़ा बनाने की होगी? या फिर जिस तरीके से अमित शाह रणनीति बनाते हैं, क्या वो रणनीति अब फेल हो पाएगी, या अमित शाह की रणनीति के सहारे बीजेपी सरकार बना पाएगी? या फिर जिस तरीके से केजरीवाल ने लास्ट में मंदिर के पुजारियों के लिए या फिर गुरुद्वारों में जो वहाँ जो गुरुद्वारों में जो उनके धर्म गुरु होते हैं उनके लिए जो सैलरी की जो बात कही है, क्या उससे सिख समुदाय या फिर ब्राह्मण समुदाय क्या केजरीवाल की तरफ शिफ्ट होगा? या फिर जिस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा या फिर अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ था, क्या उससे सिख समाज जो नाराज है, जो कि सिख समाज ने जो पिछले काफ़ी समय से बीजेपी को जो वोट करता हुआ आ रहा है, क्या वो वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, या मनमोहन सिंह के प्रति सहानुभूति के तौर पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा? क्या 3 से 4% बीजेपी को भी नुकसान होगा, जो कि 14 से 15% आम आदमी पार्टी को, लगभग 18 से 20% के दोनों पार्टियों का वोट कटने के बाद 24 से 25% पर कांग्रेस पहुंच सकती है? क्या दिल्ली का चुनाव इस मुहाने पर आकर खड़ा हो जाएगा कि तीनों में से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना होगा बिगर गठबंधन के? क्या जिसको केजरीवाल ने जन्म दिया, क्या आज वही पछता रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए? क्या अमित शाह
ये जानते हैं कि अगर केजरीवाल को ख़त्म करना ज़रूरी है तो कांग्रेस से तो निपटा जा सकता है, जिस तरीके से हरियाणा में निपटे, या फिर इंडिया गठबंधन से महाराष्ट्र में निपटे, या फिर ये कहें कि जिस तर्ज पर हरियाणा या महाराष्ट्र में सरकार बनाई अमित शाह ने, क्या उसी तर्ज पर दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की बनती हुई नज़र आ रही है। कि जिस तरीके से पहले विपक्ष के वोटों को सफाया किया गया, या फिर जिस तरीके से केजरीवाल ने आरोप जो लगाया है कि एक एक सांसद के एड्रेस पर 700 और 800 वोट जो बढ़ाए गए हैं बीजेपी के जो सांसद हैं उनके एड्रेस पर, क्या इससे भी काफ़ी अंतर पैदा होगा। या फिर जिस तरीके से शासन प्रशासन केंद्र के हाथ में है, क्या उस तरीके से फिर लास्ट जो ईवीएम है या फिर जो ज़िले के अधिकारी हैं, क्या वो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। ये बीजेपी की ही सरकार दिल्ली में बनती हुई नज़र आ रही है। मगर अभी भी आपने देखा होगा कि 90% केजरीवाल की बात कर रहे हैं, मगर फ़िलहाल तो दिल्ली का जो मिजाज जो कह रहा है वो त्रिकोणीय बन चुका है। मगर ये त्रिकोणीय कब तक रहता है, किसके पक्ष में झुकाव ज़्यादा होता है, ये समय आने पर ही कन्फर्म हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।